हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय इब्राहिम सर। और हम बात कर रहे हैं DUIS, बोले तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये DUIS का सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर में हमने समझ में आ गया ना। तो DUIS क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि भाई DUIS का कंसेप्ट क्या है, DUIS रूल कैसे अप्लाई करते हैं, और DUIS का हमने सम भी सॉल्व किया था। तो सारा कंसेप्ट क्लियर है। टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और ध्यान से देखो DUIS में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई DUIS में 4 टाइप के क्वेश्चन आप लोग को आ सकते हैं। समझ में आ गया? DUIS में 4 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, अगर आप DUIS का टॉपिक देख रहे हो, पहला वीडियो ये देख रहे हो ना, तो मजा नहीं आएगा आप लोगों को। फर्स्ट वीडियो आप लोग देखो DUIS के ऊपर, बाद में ये सेकंड वीडियो देखो तो आप लोग को मजा आएगा, आपको कंसेप्ट सारा क्लियर होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये DUIS का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर अच्छे से आने के लिए फर्स्ट लेक्चर आप लोग देखो, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक कंसेप्ट बताया है। मैं टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। DUIS पे टोटल 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन सिंगल पैरामीटर। सिंगल पैरामीटर पे आपको क्वेश्चन आता है। जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सिंगल पैरामीटर, एक पैरामीटर दिया रहेगा। ये पैरामीटर क्या होता है? तो भाई जो लोग को फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, डायरेक्ट ये वीडियो उनको भारी पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस वीडियो देखा तो उन लोग को पैरामीटर का कंसेप्ट पता रहेगा। तो सिंगल पैरामीटर के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो डबल पैरामीटर पे भी क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? सिंगल पैरामीटर पे क्वेश्चन आएगा तो डबल पैरामीटर पे क्वेश्चन आएगा। ध्यान से देखो, पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DUIS में। क्यों पता है ना? सब में जो पहला स्टेप होता है ना आप लोगों का, जैसे आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x, अल्फा dx। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, देखो मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, x तो है, x को छोड़ के जो है वो पैरामीटर है। तो इधर पैरामीटर क्या है? अल्फा पैरामीटर है। अच्छा, पैरामीटर इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है पता है ना? क्योंकि सब में जो पहला स्टेप होता है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो सब में पहला स्टेप होता है लेट i ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ x, अल्फा dx। पैरामीटर से रिप्रेजेंट करो। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया पता है क्या? क्योंकि देखो ना, मेरे को ये बताने का था। कभी कभी क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा? 2 पैरामीटर पे क्वेश्चन आएगा। बोले तो इसमें एक और पैरामीटर रहेगा, x तो होगा, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, x होगा, x के अलावा अल्फा एक पैरामीटर होगा और एक बीटा होगा, अल्फा और बीटा यूज होगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है ना? अगर 2 पैरामीटर है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि DUIS का पहला स्टेप है इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करो किससे? पैरामीटर से। लेकिन अगर 2 पैरामीटर है तो कैसे सॉल्व होगा? तो प्लीज जरा भी टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूं। अगर 2 पैरामीटर है ना, उसको सिंगल पैरामीटर जैसे ही सॉल्व करते, बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। 2 पैरामीटर में से एक पैरामीटर को सिलेक्ट करने का, या तो अल्फा को, या तो बीटा को, या तो ए को या बी को। याद रखो 2 पैरामीटर का क्वेश्चन है, वो सिंगल पैरामीटर जैसे ही सॉल्व होता है। बस खाली कंडीशन क्या पता है ना? 2 पैरामीटर में से एक सिलेक्ट करके सॉल्व करने का। जैसे एग्जांपल, आपको इवैल्यूएट दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, x विद रिस्पेक्ट टू x है, x को छोड़ के क्या है? अल्फा और बीटा 2 पैरामीटर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है क्या? तो 2 में से एक पैरामीटर सिलेक्ट समझ के सॉल्व करो। तो या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो i ऑफ अल्फा से, या तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो i ऑफ बीटा से, ऐसे भी चलेगा। एक पैरामीटर सिलेक्ट करो। अच्छा, जब आप लोग एक पैरामीटर सिलेक्ट करोगे ना, तो दूसरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। समझ में आ गया ना? जैसा मैं बीटा विद रिस्पेक्ट टू बीटा से सॉल्व कर रहा हूं तो अल्फा को कांस्टेंट समझेगा, अल्फा से सॉल्व किया तो बीटा से कांस्टेंट समझेगा। याद रहेगा? तो काम बहुत आसान है। डबल पैरामीटर का क्वेश्चन है तो सिंगल पैरामीटर जैसे ही सॉल्व होता है, बस खाली क्या करना पड़ता है? 2 में से एक पैरामीटर सिलेक्ट करना पड़ता है और उससे हिसाब से क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर, कौन से पैरामीटर से सॉल्व करने का। सपोज अल्फा और बीटा है तो आई ऑफ अल्फा से सॉल्व करूं या आई ऑफ बीटा लेके सॉल्व करूं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग ध्यान देना, अगर डबल पैरामीटर का क्वेश्चन है तो सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर कैसे हो रहा है, समझ में आ गया? अच्छा, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे होगा पता है क्या? इवैल्यूएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन
एंड डिडक्शन बाय DUIS। थर्ड टॉपिक समझ लो कैसा है, इवेल्युएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड डिडक्शन बाय DUIS। नॉर्मली आप लोग क्या करते थे पता है ना, आपको इवेल्युएट बोला था, क्वेश्चन सॉल्व करने का होता, आप लोग DUIS से सॉल्व करते थे। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है DUIS में, आपको क्वेश्चन कैसा आएगा पता है, इवेल्युएट। एग्जांपल ले रहा हूं, 0 to π 1/3 + 2 sin x dx, hence deduce। एग्जाम्पल ले रहा, एग्जाम्पल ऐसे इवेल्युएट बोला है या इंटीग्रेशन सॉल्व करने का, हेंस डिड्यूस बोला है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखो ना, DUIS कब इस्तेमाल होता है पता है ना, जब कोई ऐसा इंटीग्रेशन आता है जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होता। अब ये नॉर्मल तरीका बोले तो भाई क्या होता है पता है ना, जो 11 12 में आप लोग ने इंटीग्रेशन की टेक्निक सीखी है उसी से सॉल्व करने का, वो नॉर्मल तरीका। लेकिन कुछ क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं होते तो भाई DUIS का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोग देखोगे ना, ये जो इंटीग्रेशन है ना वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आप लोग ध्यान से देखो ना, ये कौन सा फॉर्म का पता है क्या, 1/a + b sin x dx, ये वाले फॉर्म का क्वेश्चन है ये वाला इंटीग्रेशन। तो इसको ना आप लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए DUIS की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? तो भाई ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, इवेल्युएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन। एक इंटीग्रेशन दिया रहेगा, वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व होगा। हेंस रिड्यूस बोले तो क्या करने का पता है ना, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए पार्ट 1 का आंसर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो भाई डिडक्शन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, DUIS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन, इधर भी डिफरेंशिएशन, तब जाके डिडक्शन आएगा। ये होगा आपका थर्ड टॉपिक का, बहुत आसान है। और लास्ट टॉपिक, चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर पेपर टफ सेट करने का रहेगा तो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है, डबल DUIS। डबल DUIS बोले तो नॉर्मली ध्यान से देखो, DUIS का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इवेल्युएट a to b f of x, अल्फा dx, सिंगल पैरामीटर का क्वेश्चन है। अब ये फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते तो आप लोग DUIS का इस्तेमाल करते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा पता है ना, DUIS में पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जो एक बार आप DUIS अप्लाई करोगे ना तो आप लोग को उसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वापस से एक बार क्या करना पड़ता है, DUIS अप्लाई करना पड़ता है। तो 2 बार DUIS अप्लाई करना पड़ता है। जब सेकेंड बार DUIS अप्लाई करोगे ना तो उसका फिर क्या आएगा, आपको इंटीग्रेशन आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर। तो मैं ये सबकी बात करने वाला हूं। पहले वीडियो में मैंने बात किया था सिंगल पैरामीटर, आज मैं ये टॉपिक की बात करूंगा, डबल पैरामीटर का क्वेश्चन, इवेल्युएशन बाय नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड डिडक्शन बाय DUIS, और लास्ट में हम बात करेंगे डबल DUIS की। समझ में आ गया? ताकि आपका पूरा DUIS का टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, प्लीज याद रखो, DUIS आने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए आपको इंटीग्रेशन का। कौन से इंटीग्रेशन का? वही सारे फॉर्म जो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में किए थे। तो रिक्वेस्ट है, ये DUIS स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करो पता है ना, 12th के जो बेसिक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है वो एक बार देख लो, तो DUIS में भी काम आएगा आपको, अदर टॉपिक में भी काम आएगा, नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं डबल पैरामीटर का एक क्वेश्चन, और फिर धीरे धीरे मैं सबकी बात कर लूंगा। समझ में आ गया? ध्यान से देखो, सम स्टार्ट करते हैं DUIS के ऊपर। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इवेल्युएट बोले तो सॉल्व करो, इंटीग्रेशन 0 to ∞ tan इनवर्स x अपॉन a माइनस tan इनवर्स x अपॉन b अपॉन x dx विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अच्छा ध्यान से देखो ना, ये फंक्शन दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x के अलावा और कोई वेरिएबल यूज हो रहा है? तो हाँ भाई हो रहा है, a और b यूज हो रहा है। समझ में आ गया ना? तो 2 अलग वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये a और b। ये फॉर्म में क्या बोले जाते हैं, पैरामीटर। तो एक पैरामीटर a है और दूसरा पैरामीटर b है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है वो है डबल पैरामीटर का क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? x के अलावा 2 पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं। समझ में आ गया? अच्छा, एक आधा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई उन लोग बता देते भाई दोनों में से कौन सा पैरामीटर लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है।
समझ में आ गया? पैरामीटर ए सॉल्व करना है, बी सॉल्व करना है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको बस दिया जाएगा इवैल्यूएट कौन से पैरामीटर से सॉल्व करना है, आपको वो नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, मैं पहला स्टेप बता रहा हूं। सब में पहले अगर दो पैरामीटर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन से पैरामीटर से सॉल्व करने का है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है ना, दो में से एक पैरामीटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, यानी वो पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इंपॉर्टेंट है दोनों में से कौन से पैरामीटर से सॉल्व करूं, या तो मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको ए से लेके या तो इसको बी से लेके, लेकिन कैसे समझने का भाई कौन से पैरामीटर से क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं हाउ टू सिलेक्ट पैरामीटर, कैसे सिलेक्ट करने का पैरामीटर। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन की बात करेंगे ना, ध्यान से देखो, अगर आप लोग ये क्वेश्चन की बात करोगे ना, तो देखो ना, एक पैरामीटर इसमें है, एक पैरामीटर इसमें, ये दोनों टर्म सेम ही है ना। देखो ना, tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन बी, दोनों टर्म सेम है, खाली क्या चेंज हो रहा है, पैरामीटर। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको आता है जिसमें दोनों पैरामीटर के टर्म सेम है, खाली दोनों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर है, तो प्लीज याद रखो ये टाइप के क्वेश्चन में आप लोग कोई भी पैरामीटर से सॉल्व कर सकते हो बिंदास। या तो आप इसको आई ऑफ ए लेके सॉल्व करो या आई ऑफ बी से सॉल्व करो, चलेगा। याद रहेगा ना, मैं बता रहा हूं जब भी डबल पैरामीटर का क्वेश्चन होता है ना, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कैसे पता चलेगा भाई ये पैरामीटर कैसे सिलेक्ट करने का है, तो मैं बता रहा हूं, देखो एक पैरामीटर ये टर्म में है, एक पैरामीटर ये टर्म में, ये दोनों टर्म सेम ही है, खाली पैरामीटर का चेंज है। तो अगर ऐसा कोई आता है जिसमें दो पैरामीटर का क्वेश्चन है, दोनों टर्म सेम है, तो आप कोई भी पैरामीटर लेके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, चलेगा। या तो इसको ए लेके भी सॉल्व कर सकते हो या तो बी लेके भी सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम कब होता है पता है, सिलेक्शन ऑफ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब पता है क्या, ध्यान से देखो, जब ये दोनों टर्म अलग होंगे, यानी कि जो दो टर्म में पैरामीटर है वो दोनों टर्म अलग होंगे। एग्जाम्पल 0 to infinity e raised to minus alpha x into sin beta x upon x dx। देखो इसमें मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं भाई, मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं, मैं x कर रहा हूं। x के अलावा कौन से वेरिएबल है, तो भाई एक अल्फा यूज हो रहा है, बीटा हो रहा है, इधर अल्फा और बीटा को बोला जाएगा पैरामीटर, तो भाई दो पैरामीटर है। अच्छा, अब दोनों पैरामीटर अलग अलग टर्म में है ना, हाँ भाई ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, समझ में आ गया ना। तो इधर ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है। इसमें ये वाले टाइप में ना, ये भी दो पैरामीटर है, ये भी दो पैरामीटर, लेकिन दोनों में फर्क है। इधर दोनों पैरामीटर के टर्म सेम ही है, इधर दोनों पैरामीटर के टर्म अलग है। तो अगर दोनों पैरामीटर के टर्म सेम है तो आप लोग कोई भी पैरामीटर लेके सॉल्व कर सकते हो। अगर दोनों टर्म अलग है तो रैंडमली आप कोई भी पैरामीटर से सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसका एक तरीका है, मैं नेक्स्ट टाइम में डिस्कस करूंगा कि भाई अगर दोनों टर्म अलग है, दो पैरामीटर का क्वेश्चन है, दोनों टर्म अलग है, तो कैसे सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन फिलहाल आप ये सब में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, भाई दो पैरामीटर का है टर्म, मेरे को क्या करने का था, एक पैरामीटर लेके क्वेश्चन सॉल्व करने का, किसको लेने का, तो मैंने बता दिया अगर दोनों टर्म सेम है कोई भी पैरामीटर लेके आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं ए से, समझ में आ गया ना। आप चाहिए तो आपको बी लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूं लेट आई ऑफ ए, DOIS का पहला रूल क्या करने का पता है ना, जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको पैरामीटर से रिप्रेजेंट करने का। तो 0 to infinity tan इनवर्स x अपॉन ए माइनस tan इनवर्स x अपॉन b अपॉन x dx। समझ में आ गया। सब में पहला काम क्या करने का, जो भी इंटीग्रेशन है उसको पैरामीटर से क्या करने का, सिलेक्ट कर लेने का। समझ में आ गया। एक बार आप लोग ने इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पता है, DUS रूल अप्लाई करने का। बाय अप्लाइंग DUIS रूल। ध्यान से देखो, DUIS रूल बोले तो डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव। खाली इधर डेरिवेटिव लिया तो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज, इधर भी डेरिवेटिव, लेकिन मैंने बता दिया था कैसा डेरिवेटिव लेने का और विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। तो LHS है ना, ये LHS है, इधर नॉर्मल डेरिवेटिव आता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। देखो नॉर्मल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ये नॉर्मल डेरिवेटिव है d/dA। और RHS में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव आएगा, लेकिन कौन सा डेरिवेटिव, तो भाई पार्शियल डेरिवेटिव। देखो डो बाय डो ए,
tan इनवर्स x अपॉन ए माइनस tan इनवर्स x अपॉन b अपॉन x dx। ये है आप लोगों का DUIS रूल, याद रहेगा। सब में पहला काम 2 पैरामीटर का क्वेश्चन है तो एक पैरामीटर लेके सॉल्व करने का। कौन सा पैरामीटर है मैंने बता दिया, मैं I ऑफ A से सॉल्व कर रहा हूं। सब में पहला इंटीग्रेशन को पैरामीटर से रिप्रेजेंट करने का और बाद में DUIS रूल अप्लाई करने का। बोले तो दोनों जगह डेरिवेटिव आएगा, समझ में आ गया। इधर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, इधर नॉर्मल डेरिवेटिव आएगा। अच्छा, अब क्या करने का पता है ना, LHS तो आपका ऐसा ही रहेगा, RHS में आप लोग को इसका डेरिवेटिव निकालने का। ध्यान से देखो, इसका क्या निकालने का है, डेरिवेटिव। मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि भाई सब में इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये वाला, समझ में आ गया ना। पहले लेक्चर में अपने जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो मैंने बताया DUIS के क्वेश्चन 4 स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। पहला पार्शियल डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और लास्ट है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ c। 4 स्टेप है। पहला स्टेप सब में इंपॉर्टेंट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का। मैंने रीजन भी बताया था, क्या है पता है ना रीजन, देखो इधर x वाला टर्म है लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का विद रिस्पेक्ट टू a, बोले तो सिर्फ a वाला टर्म सॉल्व होगा, a के अलावा सारे टर्म क्या होंगे, कांस्टेंट। तो ये सब टर्म, ये x कांस्टेंट होगा अपने लिए, समझ में आ गया ना। और ये जो पैरामीटर b है ना, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। याद रखो, नॉर्मली आप लोग को आदत है डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करने की विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये स्टेप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैक्सिमम जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये स्टेप में करते हैं, क्योंकि उन लोग को आदत होती है x से सॉल्व करने की, लेकिन इधर उल्टा करने का है, x को कांस्टेंट ट्रीट करने का। तो ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा ध्यान देंगे प्लीज। तो मैं DUIS, LHS तो ऐसे ही रहेगा, LHS तो ऐसे ही रहेगा। इधर आप लोग क्या निकालोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो प्लीज कैसे निकल रहा है, 0 टू इंफिनिटी, सही है। अच्छा, जब भी आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ना कोई x वाला टर्म कांस्टेंट बाहर आएगा, जिसमें देखो ना ये डिनोमिनेटर में x है, ये मेरे लिए कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू a कर रहा हूं, ये तो बाहर आ जाएगा। तो 1 अपॉन x बाहर आएगा, बचेगा क्या, डो बाय डो a ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a माइनस tan इनवर्स x अपॉन b। देखो ये बच गया, सही है। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन लेने का, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। ये वाला टर्म तो क्या है, एज इट इज लिखना पड़ेगा, d बाई डी ए ऑफ I ऑफ a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये 1 अपॉन x ऐसे रहेगा। मेरे को इसका इंटीग्रेशन निकालने का, ध्यान से देखो, इसमें a है क्या, हाँ है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा। इसमें किधर भी a है क्या, नहीं है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की खास बात क्या होती है पता है ना, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, तो भाई विद रिस्पेक्ट टू a कर रहा हूं तो a को छोड़ के सारे टर्म कांस्टेंट हो गए, तो ये डेरिवेटिव आएगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 आने वाला है। ध्यान से देखो, खाली इसको डिफरेंशिएट करने का है। अच्छा, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो प्लीज याद रखो, डेरिवेटिव बहुत आसान होता है। डेरिवेटिव में 2 ही कंसेप्ट होते हैं, या तो स्टैंडर्ड होगा या तो कंपोजिट। तो भाई ये क्या है पता है, क्या कंपोजिट, ध्यान से देखो ना, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, और d बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, tan इनवर्स f ऑफ x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कंपोजिट फॉर्म, x की जगह पे नया, तो ये भी क्या है, कंपोजिट फॉर्म। x की जगह पे देखो ना क्या आया है, x अपॉन a, तो स्टैंडर्ड जैसे सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन a द होल स्क्वायर। बाजू में वापस से एक बार डेरिवेटिव आएगा x अपॉन a का, समझ में आ रहा है क्या। और ये तो क्या है तुम्हारा 0 dx। ये क्या है पता है ना, कंपोजिट फॉर्म। कंपोजिट फॉर्म में क्या करना पड़ता है, जो x के जगह पे आता है वापस एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई, LHS तो ऐसे ही रहने वाला है, वन अपॉन एक्स, सही है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन 1 प्लस ये क्या होगा पता है ना, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को जाएगा, अपॉन ए स्क्वायर इनटू, अच्छा मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं, ए कर रहा हूं ना, विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो एक्स वाला टर्म बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर।
सही है, थोड़ा सिंप्लीफाई, LHS तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, ये 1/x होगा। अच्छा इधर जरा मल्टीप्लाई करो एलसीएम, ये a स्क्वायर इधर आएगा और जो डिनोमिनेटर में बचा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना होगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू माइनस x अपॉन a स्क्वायर dx। सही है, देखो ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो d by di of a is equal to 0 to infinity, क्या बचेगा -1 अपॉन, इसको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोलो या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। समझ में आ गया? देखो यहां तक आया। अभी अपना फर्स्ट स्टेप ही हुआ, क्या किया पता है ना, मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन निकाला, बस उसको सिंप्लीफाई किया। अच्छा अब ये सम टफ नहीं है प्लीज, मैं एकदम स्टेप वाइज जा रहा ना, एकदम छोटा छोटा स्टेप बता रहा हूं, हर एक स्टेप इसके लिए सम लेंथी हो रहा है। मैं डायरेक्ट करूंगा तो दो स्टेप में आंसर आ जाएगा, तो आप लोग टेंशन लो मत। फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा, मैंने क्या किया पहला स्टेप इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया। अब मैं सेकेंड स्टेप पे जाऊंगा, ये जो फंक्शन है ना, मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? टोटल 4 स्टेप, पहला डिफरेंशिएशन, सेकंड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन थर्ड स्टेप विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और लास्ट में वाला फाइंडिंग वैल्यू ऑफ c। तो अब मैं सेकंड स्टेप पे जा रहा हूं, ध्यान से देखो, समझ में आया? लेकिन अभी तो फिलहाल नई जगह है मेरे पास, मेरे को कोई पार्ट इरेज करना पड़ेगा, मेरे को लास्ट वाले सम में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये वाला पार्ट क्या कर रहा हूं, इरेज करूंगा। मैं ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखो आप लोग, समझ में आ गया? तो यही वाला पार्ट इरेज करके वापस इधर यहां से सम स्टार्ट करूंगा। देखो ये वाला स्टेप मैं वापस ऊपर देखूंगा, ध्यान से देखो, स्टार्ट करो। तो पहला पार्ट अपना हो गया था, आपने क्या किया था पता है ना, इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल दिया। ध्यान से देखो, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं, क्या करने का, इंटीग्रेशन निकालने का है, इसका इंटीग्रेशन निकालने का है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं ये जरा पार्ट इरेज कर दे रहा हूं। देखो यही चीज मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि कंटिन्यूएशन में आपको समझ में आए। तो LHS अपना डो बाय डो आई ऑफ ए इज इक्वल टू, यही वाली चीज है, बस खाली मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, माइनस को बाहर लिख रहा हूं, -0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। देखो मैं आगे बढ़ गया, समझ में आ गया ना? मैंने पहला पार्ट किया था, इसका मैंने डिफरेंशिएशन निकाला तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ये इंटीग्रेशन में से माइनस साइन मैंने बाहर निकाल दिया। ध्यान से देखो मैं आगे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा पता है ना, जो लोगों को इंटीग्रेशन आता है उन लोगों को ये वाला सम बहुत आसान लगेगा। क्यों पता है ना, ये स्पेशल केस से डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला अवेलेबल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका आंसर है, माइनस तो बाहर होगा, इसका आंसर है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a 0 टू इंफिनिटी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, समझ में आ गया? अब d बाई डी ए आई ऑफ ए, लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, माइनस ऐसे ही रखता हूं, लिमिट किस में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x के जगह पे डालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये 1 अपॉन है, ये 1 अपॉन है, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट नहीं करने का ना, इसमें करने का x में, तो ये कांस्टेंट है तो मैं -1 अपॉन है बाहर निकाल देता हूं। अब ध्यान से देखो, मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, x के जगह पे मैं इंफिनिटी डालूंगा इधर अपर लिमिट, तो इंफिनिटी अपॉन ए कितना होगा, इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, पाई बाय 2। याद रहेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है। माइनस, जब लोअर लिमिट डालूंगा मैं x के जगह पे 0 डालूंगा तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0। सही है ना? चाहिए तो इधर लिख लेता हूं मैं, सिंस अपर लिमिट डालोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है और tan इनवर्स 0 0 होता है। समझ में आ गया? अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो LHS अपना रहेगा d बाय डी ए ऑफ आई ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है ना, माइनस पाई अपॉन 2a। इतना आसान है। अच्छा देखो ना, मेरे को क्या हो गया पता है ना, मैंने इंटीग्रेशन निकाल लिया, ये इंटीग्रेशन था ना,
इंटीग्रेशन मैंने निकाल दिया, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए आई ऑफ ए का। मेरे को आंसर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ आई ऑफ ए। अगर मेरे को आई ऑफ ए, मेरा फाइनल आंसर आई ऑफ ए होना चाहिए। अब क्या करने का, डेरिवेटिव हटाने का। डेरिवेटिव हटाने के लिए क्या करने का, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करने का विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए पैरामीटर। ध्यान से देखो, दोनों जगह इंटीग्रेट। तो मैं इधर इंटीग्रेशन करूंगा, इधर भी इंटीग्रेशन। जब इधर इंटीग्रेशन करूंगा तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, बचेगा सिर्फ आई ऑफ ए इज इक्वल टू, और इधर क्या होगा पता है ना, इंटीग्रेशन आएगा। तो इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 2a dA विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। सही है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, आई ऑफ ए इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे तो माइनस पाई अपॉन 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, और इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन ए dA बचेगा। आई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है ना, माइनस पाई अपॉन 2, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए क्या हो जाएगा पता है ना, log a। लेकिन ये इनडेफिनाइट है ना, डेफिनाइट नहीं है। डेफिनाइट बोले तो ये वाला जिसमें लिमिट्स होती है, ये वाला। लेकिन इनडेफिनाइट में आंसर के बाद क्या लिखना पड़ता है, प्लस सी। देखो मेरा आंसर आ गया है आई ऑफ ए का। आई ऑफ ए मेरा एम यही था, आई ऑफ ए ना, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने बोला था मैंने, इसको आई ऑफ ए से रिप्रेजेंट किया, आई ऑफ ए का आंसर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है ना, आई ऑफ ए का आंसर क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, प्लस सी नहीं आना चाहिए। तो अब लास्ट स्टेप करेंगे, क्या पता है ना, प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ गया, सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आई ऑफ ए का आंसर आ जाएगा, जो कि अपना एम है। समझ में आ गया ना। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 4 स्टेप में आंसर आएगा। पहला डिफरेंशिएशन निकालने का, सेकेंड ये इंटीग्रेशन निकालने का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थर्ड ये वाला इंटीग्रेशन निकालने का विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और लास्ट में सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का। अच्छा, मैंने पहले लेक्चर में जब सम सॉल्व किया था तो मैंने आपको सी का मीनिंग बता दिया था। बोले तो सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने बता दिया, मैं वापस बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो। अगर अभी आप लोग को सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का ना, ये सी का वैल्यू, ये जो इक्वेशन है इसमें ए का वैल्यू, पैरामीटर का वैल्यू कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का है ना, तो इसमें आपको ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। या तो ए का वैल्यू 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कुछ भी डालने का, ए का वैल्यू। समझ में आ गया। इसमें पैरामीटर का वैल्यू डालो, आपको सी आ जाएगा। लेकिन ए का वैल्यू कौन सा डालने का, पैरामीटर का वैल्यू कौन सा डालने का, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने पहले सम में भी बताया था, ध्यान से देखो, ए का वैल्यू कौन सा डालने का पता है क्या, ए का वैल्यू ऐसा डालने का ना कि ये इंटीग्रेशन 0 होना चाहिए। मेरे को देखो ध्यान से समझ लो, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का तो इधर ए का वैल्यू डालना पड़ेगा। ए का वैल्यू कौन सा डालने का, तो ये इंटीग्रेशन पे आने का, और आप लोग देखने का ए का ऐसा कौन सा वैल्यू मैं इधर डालूंगा ना, ये इंटीग्रेशन 0 होगा, वो ए का वैल्यू डालने का। तो मेरे को बताओ इंटीग्रेशन ए का वैल्यू कौन सा डालूंगा तो 0 होगा। तो मैं ध्यान से देखो, ये 2 पैरामीटर का अगर क्वेश्चन है ना, और दोनों पैरामीटर के टर्म अगर सेम है, तो ए का वैल्यू क्या डालने का, दूसरे पैरामीटर का वैल्यू डालो। देखो ना, ए का वैल्यू अगर मैं बी डालता हूं, बी, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन बी माइनस tan इनवर्स x अपॉन बी, दोनों सेम टर्म क्या हो जाएगा, 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, ये पूरा इंटीग्रेशन 0। समझ में आ गया। तो सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का है तो पैरामीटर का वैल्यू डालने का, कौन सा वैल्यू डालने का, समझ में आ गया ना। ये जो मेन इंटीग्रेशन में पैरामीटर का वैल्यू डालने से 0 होगा, इंटीग्रेशन पूरा 0 होगा, वो पैरामीटर का वैल्यू उधर डालने का। तो मेरे को पता चल गया ए का वैल्यू इधर क्या डालूंगा तो 0 होगा, बी डालूंगा तो 0 होगा, तो इधर ए का वैल्यू क्या डालने का, बी। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने का है। तो ये इक्वेशन में पैरामीटर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। पैरामीटर का वैल्यू कौन सा सब्स्टिट्यूट करने का, तो भाई वो पैरामीटर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, ए का वो वैल्यू उधर डालने का जो ये इंटीग्रेशन 0 देगा। तो ये इंटीग्रेशन में ए का वैल्यू क्या डालने से 0 होगा, तो ए का वैल्यू बी डालने से 0 होगा। समझ में आ गया ना। तो इधर क्या करने का पता है ना, ए का वैल्यू बी डालने का, याद रहेगा। समझ में आ गया। तो उधर कौन सा पैरामीटर का वैल्यू जाएगा, जो ये इंटीग्रेशन का आंसर 0 देगा, वो पैरामीटर का वैल्यू डालने का। तो नाउ टू फाइंड सी सब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू बी, इसको इक्वेशन 2 में बोल देता हूं, और ये मेन इक्वेशन को 1 बोल देता हूं।
इन इक्वेशन 2। तो ये कितना हो जाएगा, आई ऑफ बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा लॉग बी प्लस सी। सही है ना। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मेरे को बताओ आई ऑफ बी का अगर मैं आई की जगह पे, सॉरी इसमें ए की जगह पे बी डाल दिया तो इधर भी बी आएगा, तो ये इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 0। तो बोले तो आई ऑफ बी क्या होगा, 0 होने वाला है। बट आई ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होता है। तो ये 0 हो गया और ये होगा माइनस पाई बाई 2 लॉग बी प्लस सी। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, सी का। तो ये टर्म को इक्वल टू के उधर भेजो, तो देयरफॉर सी पाई बाई 2 लॉग बी इक्वल टू सी। मिल गया मेरे को सी का वैल्यू। समझ में आ गया। अब सी का वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, आपको आई ऑफ ए का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं पता है क्या, ये पार्ट में मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो प्लीज। Substituting value of c in equation 2, इसमें डाल रहा हूं मैं c का वैल्यू है ना, इसको सॉरी इसमें इक्वेशन 2 मैंने इसको बोला था। तो आई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 को देखो लॉग ए प्लस पाई बाई 2। सी का वैल्यू क्या है, लॉग बी। देखो सी का वैल्यू पाई बाई 2, इधर मैंने डाल दिया पाई बाई 2। अब इसको थोड़ा सा आप लोग चाहिए तो सिंप्लीफाई कर दो। कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो ध्यान से देखो। मैं आई ऑफ ए की वैल्यू लिख दूं, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। दोनों में से पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी। चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, पाई बाई 2 पहला ये बाद में ये लॉग बी माइनस लॉग ए। अब इसको थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करके इधर आ जाओ, ये इरेज कर रहा हूं मैं। सही है। तो अब ये कितना हो जाएगा ना, मैं आई ऑफ ए ना, इधर सब आई ऑफ ए है, आई ऑफ ए है। मैं आई ऑफ ए की वैल्यू लिख देता हूं 0 टू इंफिनिटी tan इनवर्स x अपॉन ए माइनस tan इनवर्स x अपॉन बी अपॉन x dx इज इक्वल टू, अब मेरे को बता इसका आंसर पाई बाई 2 तो आ जाएगा, और इसका लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग बी बाय। समझ में आ गया। तो देखो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, और ये है आप लोगों का DUIS 2 पैरामीटर। समझ में आ गया। तो जैसा सिंगल पैरामीटर सॉल्व होता वैसे डबल पैरामीटर सॉल्व किया, बस छोटा छोटा चेंज है मैं बता देता हूं। अगर 2 पैरामीटर का क्वेश्चन है, फटाफट बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर 2 पैरामीटर का क्वेश्चन है, 2 में से 1 पैरामीटर सिलेक्ट करने का तरीका, अगर दोनों पैरामीटर का टर्म सेम है, कोई भी पैरामीटर लेके सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। पहला स्टेप पार्शियल डिफरेंशिएशन लो, सेकेंड स्टेप इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन करो, डेरिवेटिव कैंसिल करने के लिए तीसरा इंटीग्रेशन लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और फोर्थ स्टेप होता है कौन सा वाला, कि भाई c का वैल्यू फाइंड आउट करने का। लेकिन रिक्वेस्ट है आप लोग मिस्टेक नहीं करना, c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a का वैल्यू पुटअप करने का। ए का वैल्यू क्या पुटअप करने का, तो भाई इधर ये इंटीग्रेशन आपको हेल्प करता है। तो भाई ए का कौन सा वैल्यू डालेंगे तो ये इंटीग्रेशन 0 होगा, वो वैल्यू उधर डालने का। तो भाई ये इंटीग्रेशन में ए का वैल्यू बी डालूंगा तो 0 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू बी डालने का। और आप लोग याद रखो, अगर 2 पैरामीटर का क्वेश्चन है, ये दोनों टर्म सेम है ना, तो ए का वैल्यू बी डालना पड़ता है सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आ गया पक्का। मैं एक और डबल पैरामीटर पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर देना। बस मैं बता रहा हूं कि भाई 2 पैरामीटर रहेंगे और दोनों पैरामीटर के टर्म अलग रहेंगे, तो आप लोग उसमें से कैसे पैरामीटर सिलेक्ट करने का और सी का वैल्यू डालने के लिए कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का। ध्यान से देखो, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, एक और थोड़ा सा सम समझ लेते 2 पैरामीटर के ऊपर। ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है इवैल्यूएट
इवेल्युएट करने का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने का। एक्स को छोड़ के क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा और बीटा दो दिखाई दे रहा है। बोले तो ये दो पैरामीटर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन ने इसके पहले वाले सम में डिस्कस किया था। दो पैरामीटर का क्वेश्चन है तो सिंगल पैरामीटर समझ के सॉल्व करने का, लेकिन सिंगल पैरामीटर के लिए दोनों में से एक पैरामीटर को क्या करने का, सिलेक्ट करने का। अब ध्यान से देखो मैं बता रहा हूं, इसके पहले वाले सम में दोनों टर्म सेम थे ना पैरामीटर के। अगर दोनों पैरामीटर के टर्म सेम है तो आप लोग क्या करो पता है क्या, कोई भी पैरामीटर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों पैरामीटर के टर्म अलग है, दोनों पैरामीटर के टर्म अलग बोले तो ये जो बीटा है वो एक्सपोनेंशियल टर्म में है, अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, दोनों पैरामीटर के टर्म अलग है। अगर दोनों पैरामीटर के टर्म अलग है तो रैंडमली कोई भी पैरामीटर सिलेक्ट नहीं करने का। तो ध्यान से देखो ये सम में दो पैरामीटर के टर्म अलग अलग है तो कौन सा पैरामीटर सिलेक्ट करने का, बहुत आसान है ये भी। प्लीज दोनों में से कौन सा पैरामीटर सिलेक्ट करने का पता है क्या, वो पैरामीटर सिलेक्ट करने का जिसकी वैल्यू डालने से ये इंटीग्रेशन आराम से जीरो बन जाएगा, वो पैरामीटर सिलेक्ट करने का। बोले तो बीटा का वैल्यू डालने से या अल्फा का वैल्यू डालने से इंटीग्रेशन पूरा इजीली जीरो बन जाता है, वो पैरामीटर सिलेक्ट करने का। तो मेरे को बताओ बीटा का कौन सा वैल्यू डालूंगा तो पूरा इंटीग्रेशन जीरो बनेगा। तो भाई बीटा का अगर मैं वैल्यू डालता हूं इंफिनिटी तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी ऐसा कुछ हो सकता है जीरो। लेकिन प्लीज ध्यान से देखो ना, इधर अगर मैं अल्फा का वैल्यू जीरो डालता हूं, अल्फा का वैल्यू जीरो डालूंगा तो साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो इजीली बन जाएगा। तो देखो आसान है ना, ये बीटा का वैल्यू इंफिनिटी वगैरह ट्राई करने से अच्छा अल्फा का वैल्यू आप लोग जीरो डालो, पूरा इंटीग्रेशन जीरो बन जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू इजीली पुटअप कर सकते हैं जीरो बनाने के लिए। तो आप लोग ये पैरामीटर सिलेक्ट करने का, अल्फा याद रहेगा। दो पैरामीटर है, दोनों के टर्म अलग है, तो कौन सा पैरामीटर सिलेक्ट करने का, वो पैरामीटर सिलेक्ट करने का जिससे पूरा इंटीग्रेशन इजीली जीरो बन जाए। तो अल्फा का वैल्यू जीरो डालने से पूरा इंटीग्रेशन इजीली जीरो बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, लेट I of alpha is equal to 0 to infinity e raised to minus beta x sin alpha x upon x dx। समझ में आ गया ना। तो प्लीज याद रखो, डबल पैरामीटर का मैंने सारा कंसेप्ट क्या किया पता है, क्लियर करा दिया। डबल पैरामीटर में दो पैरामीटर रहेगा, एक पैरामीटर लेके सिलेक्ट करने का, दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो दोनों टर्म सेम होंगे या तो दोनों टर्म अलग। मैंने अच्छे से बता दिया हुआ है कि भाई पैरामीटर कैसे सिलेक्ट करने का। समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई और कौन से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं DUIS में। समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।